नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं बजट एनालाइजर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया, लेकिन इस बजट को समझे कैसे आप? इस बजट की बारीकियां आपको आसान भाषा में हम बताने जा रहे हैं ताकि आप इसे समझ सकें कि इसमें से आपके लिए क्या आसान है, कैसे आप इसको अपने जीवन में एहतियार कर सकते हैं और यहां फायदे और नुकसान की बात भी आपकी हम करेंगे। सबसे पहले इस बजट की बड़ी और मुख्य बातें क्या रहीं, यह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और यह आपके लिए समझना आवश्यक है। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन नए टैक्स रिजीम में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को बदलाया गया है और उसके साथ साथ नए टैक्स रिजीम में 7.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। सरकार ने सरचार्ज को भी 37% से घटाकर 25% कर दिया है, सबसे उच्चतम ब्रैकेट में। आज की डेट में सिगरेट पीना आपके लिए और ज्यादा नुकसानदेह होगा, न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपको ज्यादा टैक्स देने पड़ेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छी खबर है, वो अब अपने डिपॉजिट्स को 15 लाख की जगह 30 लाख तक कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। महिलाओं के लिए इस बार सरकार ने पिटारा खोला है। 7.5% की ब्याज दर पर महिलाएं 2 लाख रुपए का एफडी कर सकती हैं और यह 2 साल के लिए होगा। इससे आपको जबरदस्त फायदा होगा। सरकार चाहती है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर देने के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। प्रमुख बात यह है कि महंगाई, इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए सरकार ने जो वित्तीय राजकोषीय घाटा है उसका लक्ष्य 5.9% रखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने अपने इस साल के टारगेट को अचीव भी कर लिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 0.4 लॉन्च की गई है। इसके साथ साथ लोगों को इसको बहुत फायदा मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जा रहे हैं। नौजवानों के रोजगार के लिए इससे एक नया रास्ता खुलेगा। 3 साल में 47 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए डीबीटी स्कीम शुरू की जा रही है। 47 लाख नौजवानों को फायदा मिलेगा। सरकारी एजेंसियों के कामकाज में डिजिटल सिस्टम में सिर्फ पैन कार्ड अब आपका कॉमन आइडेंटिफिकेशन बनने जा रहा है। बाकी और किसी भी आइडेंटिफिकेशन की आपको अब जरूरत नहीं है, खास करके एमएसएमई सेक्टर। डिजी लॉकर के स्कोप को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को सर्वर में अपलोड कर दीजिए और उसके बाद आपको फिर उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। 5G सर्विसेज पूरे देश में लागू की जा रही है। 5G सर्विस पूरे देश में एक डिजिटल क्रांति लाने जा रही है। इसको और विकसित करने के लिए सरकार ने 100 लैब्स की व्यवस्था की है, जिसके जरिए शोध आगे बढ़ेगा और 10,000 करोड़ के अर्बन डेवलपमेंट फंड को भी भारत सरकार ने मंजूरी दी है। रक्षा बजट में 13% का इजाफा हुआ है साहब, पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले। रक्षा मंत्रालय के लिए सरकार ने तकरीबन 6 लाख करोड़ का बजट रखा है। सिर्फ हथियारों की खरीद और सेना की आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार ने 1,62,000 करोड़ का बजट रखा है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से कहीं ज्यादा है, तकरीबन 10%। तो ये बड़ी बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत की कि इस बजट में क्या क्या है, जो बहुत ही समुचित वे में आपके सामने प्रदर्शित करता है कि आपको क्या समझना चाहिए। अब हम आपके सामने कुछ मुख्य बिंदु रखने जा रहे हैं और यह चर्चा आपको इस बजट की बारीकियों को आप तक पहुंचाएगा। सबसे बड़ा फायदा सरकार ने मध्य वर्ग जनता के लिए सामने रखा है और यह है इनकम टैक्स रिफॉर्म्स। 9 साल के बाद भारत सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब्स में परिवर्तन किया है। तो नए टैक्स की प्रक्रिया क्या है, यह आपको समझना पड़ेगा और इस नए टैक्स से आपको कितना फायदा मिलता है और कहां होगा नुकसान, यह हम आपको बताएंगे। आज की डेट में भारत में 2 टैक्स रिजीम चल रही है। एक पुरानी टैक्स रिजीम है, एक नई टैक्स रिजीम है। भारत सरकार ने नए टैक्स रिजीम में बहुत सारे बदलाव किए हैं, इसलिए अब जो आपके सामने हम ग्राफिक्स सामने रखने जा रहे हैं वो आपको यह बताएगा कि नए टैक्स रिजीम में सरकार ने क्या क्या सुधार किए, नए टैक्स रिजीम में सुधार और उसके टैक्स रिजीम में क्या फर्क था और पुराने टैक्स रिजीम में क्या फर्क था। सबसे मोटी बात समझिए, अगर आप नए टैक्स रिजीम को अपनाते हैं तो 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पुराने टैक्स रिजीम में यह रकम
2.5 लाख तक थी, लेकिन बाकी सारी छूट मिलाकर 5 लाख रुपए तक की रकम तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अगर आपकी आमदनी नए टैक्स रिजीम में 7 लाख 1 रुपया भी होगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए अब आपको इसकी बारीकियां बताते हैं। नए टैक्स रिजीम में क्या क्या स्थिति है अब आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, जैसे आप अभी देख रहे हैं। अगर आपकी आमदनी 3 लाख रुपए तक है साहब, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख रुपए से 6 लाख तक है तो 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 15,000 रुपए। 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक आपकी आमदनी है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%, जो कि 30,000 रुपए होता है। ये 12.5 लाख तक है जिसमें कि 15% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हम आपको सारी आंकड़े सामने रख रहे हैं। इसके साथ साथ जब इसका आप कंपैरिजन देखेंगे तो कंपैरिजन आपको बताएगा कि पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में क्या फर्क है। जैसे कि अगर आप पुरानी व्यवस्था में थे तो आपके पास 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन उसके बाद 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ता था, और उसके बाद 10 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स देना पड़ता था। तो अब आपको हम पूरे रिजीम के हिसाब से बता रहे हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरा इस पर गौर कीजिएगा। पुरानी रिजीम आपके सामने है, नई रिजीम में जो अभी तक सुधार नहीं हुआ था वो आपके सामने है, और नई रिजीम में बदलाव के बाद क्या स्थिति है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपकी आमदनी 5 लाख रुपए थी तो पुरानी रिजीम में कोई टैक्स नहीं था, नए रिजीम में भी नहीं, और बदलाव के बाद भी नहीं। उसके बाद अगर आप देखें तो 5.5 लाख रुपए अगर आपकी आमदनी आज है तो 5.5 लाख रुपए पर पुरानी टैक्स रिजीम में आपको कोई टैक्स नहीं देना था। जो नई टैक्स रिजीम 2 साल पहले लागू हुई थी उसमें 18,200 रुपए टैक्स देना था। अब उस नई रिजीम में जो मॉडिफिकेशन हुआ है उसके आधार पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 6 लाख की आमदनी पर पुरानी टैक्स रिजीम में आपको कोई टैक्स नहीं था। नई टैक्स रिजीम जो 2 साल पहले लागू हुई थी उसमें 23,400 रुपए टैक्स देने थे। नई टैक्स रिजीम को अब जो मॉडिफाई आज किया गया है उसके आधार पर अब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी आमदनी 7 लाख रुपए है, पुरानी टैक्स रिजीम में आपको कोई पैसे नहीं देने थे टैक्स के तौर पर। नई टैक्स रिजीम 2 साल पहले जो लागू हुई थी मोदी सरकार के द्वारा, उसमें 33,800 रुपए आपको टैक्स देने होते थे। मौजूदा जो परिवर्तन किया गया है उसमें अब इस पर कोई टैक्स नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। 7.5 लाख रुपए पर पुरानी टैक्स रिजीम में आपको 23,400 रुपए टैक्स देने पड़ते थे। 2 साल पहले जब नई टैक्स रिजीम लागू की गई तो यह 39,000 हो गया, यानी बढ़ गया। यही वजह थी कि पुरानी टैक्स रिजीम आज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने अब इसको बदलकर यहां पर भी टैक्स खत्म कर दिया है, यानी कि यह आपको बहुत बड़ा फायदा है। 7.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर नई टैक्स रिजीम में आने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए अगर आपकी आज आमदनी है, पुरानी टैक्स रिजीम के आधार पर आप 75,400 रुपए टैक्स देते हैं। अगर आप नई टैक्स रिजीम में जाते तो आपको 78,000 रुपए टैक्स देने पड़ते जो 2 साल पहले लागू हुए थे। अब आपको 54,600 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे, यानी यहां आपको फायदा होता दिखाई दे रहा है नई टैक्स रिजीम में जाने का। 15 लाख रुपए अगर आपकी आमदनी है, पुरानी टैक्स रिजीम में आप 2,10,660 रुपया टैक्स देते। उस वक्त जो नई टैक्स रिजीम लागू हुई थी 2 साल पहले, उसमें यह घटकर 1,95,000 हो गया था। लेकिन अब जो इसमें संशोधन कर दिया गया है इसके आधार पर आप 1,45,600 रुपए टैक्स देंगे, यानी कि 15 लाख की आमदनी वाले के लिए नई टैक्स रिजीम जो अब है वो बहुत फायदेमंद है। 30 लाख रुपए अगर आपकी आमदनी है, पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से आप 6,78,600 रुपए टैक्स देते। नई टैक्स रिजीम में इसमें थोड़ा फायदा था, 6,63,000, इसलिए बहुत लोग पुरानी टैक्स रिजीम से नई टैक्स रिजीम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब उसका फायदा बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं इसको सीधे आखिरी पायदान पर ले जाता हूं। 6 करोड़ या उससे ज्यादा की आमदनी अगर आपकी है तो 6 करोड़ की आमदनी पर आपको टैक्स देना पड़ता था 2,52,93,762 रुपए पुरानी टैक्स रिजीम में। नई टैक्स रिजीम में सिर्फ आपको 10 लाख रुपए का फायदा था, लेकिन अब यह फायदा आपका बढ़ गया है, 2,29,90,000 आपको देने पड़ेंगे। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यह बताता है कि आपको कितना फायदा होता दिखाई दे रहा है नई टैक्स रिजीम में। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा पेंच है
जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और यह पेच आपके लिए समझना आवश्यक है। पुरानी टैक्स रिजीम में 1.5 लाख रुपए तक 80cc के अंदर आपको फायदा मिलता था। इसका मतलब कि आपको भविष्य निधि की योजनाओं में पैसा लगाना आवश्यक था। अगर आपकी कमाई है तो आप लगाएंगे ही। और यह भविष्य निधि दरअसल आपकी सोशल सिक्योरिटी थी। आप चाहे म्यूचुअल फंड में लगाते थे, आप चाहे सरकारी बॉन्ड्स में लगाते थे, इस तरह की तमाम चीजों में आप अपना पैसा लगाते थे, और यह आपके रिटायरमेंट के समय आपके लिए फायदेमंद होता था। नई टैक्स रिजीम में ऐसा कोई फायदा नहीं है। इसकी वजह से आप अपने सोशल सिक्योरिटी को लेकर या तो सजग रहें पहले से, नहीं तो आप मजबूरन टैक्स बचाने के लिए ये स्कीम्स नहीं लेंगे और इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जब आप मेडिकल इंश्योरेंस अपने और अपनी पत्नी के लिए या फिर अपने माता पिता के लिए जो कि वृद्ध हैं उनके लिए लेते थे तो आपको 45,000 रुपए का फायदा मिलता था। यह फायदा नई टैक्स रिजीम में नहीं है। अब मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप नहीं लेते हैं तो आगे चलकर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए मध्य वर्ग के लिए नए टैक्स रिजीम में जाने का मतलब यह है कि आपको खुद अपने भविष्य के लिए सजग रहना पड़ेगा। गौर कर लीजिए, अन्यथा आप नुकसान में रहेंगे। यह एक बहुत मोटी बात है जो हमने आपके सामने रखी है। वो इसलिए क्योंकि आज का नौजवान जब नौकरी करता है तो उसके पास सबसे बड़ी चिंता होती है कि मैं कितना कमाऊं और उसे कितना खर्च करूं। अगर भविष्य निधि के लिए पहले से नौजवान सजग नहीं है, वो खर्च करता रहेगा, कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, उसके पास स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तहत पैसे जमा नहीं होंगे, और खुदा ना खास्ता अगर आपकी नौकरी चली गई या आप किसी मुसीबत में पड़े तो आपके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए हम आपको आगाह करना चाहते हैं, नई टैक्स रिजीम का फायदा जरूर लीजिए, लेकिन पैसे बचाकर म्यूचुअल फंड्स में और अन्य इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जरूर रखिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। फायदा है चेतावनी के साथ। दूसरा बड़ा मसला महंगाई। महंगाई को दूर करना किसी भी सरकार के लिए आसान काम नहीं है। इस बजट में सरकार ने पूरी कोशिश की है कि वो महंगाई पर काबू कर सके, और यही वजह है कि सरकार ने अपने फिस्कल डिफिसिट यानी कि वित्तीय घाटे को जो टारगेट था 6.4%, वहां पहुंचाने में पूरी सफलता हासिल की है। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी बड़े पैमाने पर मुंह बाए खड़ी है। इसका असर हिंदुस्तान पर भी होने जा रहा है। हमारा जीडीपी ग्रोथ विकास दर जो कि पिछले साल 7% से भी ऊपर था, इस साल 6 से 6.8% रहने की उम्मीद है। जाहिर सी बात है, जब जीडीपी यानी कि विकास दर में कमी आएगी तो हर किसी पर इसका असर पड़ेगा। सरकार की कोशिश है कि वो अगले 3 साल में वित्तीय घाटे को 4.5% से कम कर दे। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन क्या इससे इन्फ्लेशन, महंगाई पर काबू पाया जा सकता है? महंगाई को आज सबसे आगे बढ़ाने में जो ज्वलंत मुद्दा है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कीमतें। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। इससे पूरे देश भर में महंगाई को जबरदस्त बढ़ोतरी मिल रही है। आज की डेट में सरकार अगर महंगाई पर नियंत्रण करना चाहती है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर उसको अपने सेस को, अपने टैक्स को कम करना पड़ेगा। इसमें सरकार क्या कर सकती थी? सरकार इसे या तो बजट में करती या बजट के बाद भी कर सकती है। लिहाजा सरकार ने अभी इसे बजट में नहीं किया, लेकिन सरकार क्या कर सकती थी यहां पर, यह हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सरकार अगर चाहती तो पेट्रोल पर ₹1.40 का जो सेस प्रति लीटर लिया जाता है और डीजल पर ₹1.80 का सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट सेस है ये, केंद्र सरकार इसे वापस ले सकती थी। आप कहेंगे सरकार ऐसा क्यों करती? वो इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है, जिसकी वजह से सरकार की तमाम तेल कंपनियों को अच्छा फायदा हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की तेल कंपनियां अपने पुराने घाटे को पूरे तरीके से बांट चुकी हैं और अब सरकार को बहुत मुनाफा होने जा रहा है। लेकिन हां, अगर सरकार को इन्फ्लेशन को तुरंत कम करना है तो उसके लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों को कम करना आवश्यक होगा। सरकार ने अभी यह कदम नहीं उठाया है। इसको कहते हैं बाइटिंग द बुलेट। चुनाव के ठीक पहले क्या यह बुलेट सरकार को अपनी छाती में मारना चाहिए था? कम से कम मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि चुनाव आने के समय अगर पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाता है
तो इसका राजनीतिक लाभ कहीं बड़े पैमाने पर मिल सकता है। और उम्मीद यही है कि जैसे ही कर्नाटक के चुनाव सामने आएंगे, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी होते देखेंगे और तेल की कंपनियां तब तक अपने तमाम घाटों को पाट कर मुनाफे में आ चुकी होंगी और यह सरकार के लिए विन विन सिचुएशन दोनों तरफ से होगा। यानी कि अगले 2 या 3 महीने तक महंगाई का दंश आपको झेलना पड़ेगा। सरकार चाहकर भी इसमें बहुत कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज महंगाई का दंश पूरी दुनिया की जनता झेल रही है। अब महंगाई से ही जुड़ी है बेरोजगारी का मुद्दा। तो तीसरा बड़ा मुद्दा जिस पर हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज पूरी दुनिया में अगर कोई एक चमकता सितारा है तो वो भारत है। इकोनॉमिक सर्वे को जारी करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा कि आज हम पूरी दुनिया भर में एक रोशनी के तौर पर हैं और ये वो लीडिंग लाइट है जो पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी के दौर से उबारने के लिए काफी है। लेकिन यहां समझना आवश्यक है कि बेरोजगारी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या है, अमेरिका में भी आज 6.8% बेरोजगारी दर है, जो कि पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा है। लेकिन भारत में आज यह कहां खड़ा है? इकोनॉमिक सर्वे की अगर माने तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का जो पूरा रेट है, परसेंटेज है, वो घटता चला जा रहा है। जी हां, घट रहा है, लेकिन क्या उसका फायदा मिल रहा है? दरअसल देखिए, हमारे देश की आबादी है तकरीबन 140 करोड़ और जिस तरह से हमारे देश में हर साल तकरीबन 4 करोड़ नए वोटर जुड़ते हैं, मैं इसी को मानता हूं कि हमारे देश में हर साल 4 करोड़ नौकरी मांगने वाले लोग बाजार में आ रहे हैं। सरकार ने दावा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था 2014 में, उसका 2019 में भी, कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन क्या यह किसी भी सरकार के हाथ में है कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मुहैया कराए? यह संभव नहीं है साहब। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा कि नौकरी बढ़ाने के लिए वो 10 लाख लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। वो तमाम पद जो सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े हैं उन्हें भरा जाएगा। तो सरकार अभी इस कोशिश में लगी हुई है। लेकिन सवाल यह उठता है साहब, मैं एक बुनियादी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या हमारे देश में बेरोजगारी के आंकड़े को मापने का कोई ठोस पैमाना है? इतने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं साहब, लेकिन आज तक कोई एक पैमाना हमारे देश में नहीं है जिसके आधार पर हम बेरोजगारी की दर को समझ सकते हैं। हमने यह माना था कि एक टेंटेटिव फिगर्स 7.5% के आसपास बेरोजगारी दर पहुंच गई थी पिछले साल, यानी कि 2022 में, जो कि अब घटकर 6% से भी नीचे जा चुकी है, 5.8% के आसपास है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बेरोजगारी को आंकने का कोई पैमाना हमारे देश में अभी पुख्ता तौर पर है ही नहीं। तो ऐसे में बेरोजगारी के परसेंटेज पर चर्चा करने के बजाय आज हमें इस बात पर जोर देना पड़ेगा कि क्या स्वरोजगार ही वो रास्ता है जिसके जरिए सरकार लोगों तक रोजगार पहुंचा सकती है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। और मोदी सरकार ने 2014 से लेकर अभी तक स्वरोजगार पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया है। गौर कीजिए साहब, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार मंदी है, निजी सेक्टर में मंदी आ रही है क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया की चरमरा चुकी है। इसकी वजह से लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में 2017 के बाद से लगातार गिरावट पर है और अभी भी कोरोना से हम उबर नहीं पाए हैं। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी पूरे तरीके से फुल ब्लोन नहीं है। ऐसे में नौकरी कहां मिलेगी? तो नौकरी के लिए सरकार जहां जी तोड़ कोशिश कर रही है, वहीं नौकरी पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है एमएसएमई, यानी कि स्मॉल सेक्टर को बढ़ावा देना। 100 से कम लोगों को अपने काम में लगाने वाले कंपनियों को जब तक बढ़ावा नहीं मिलेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक यकीन रखिए हमारे देश में बेरोजगारी को कारगर तरीके से हम खत्म नहीं कर पाएंगे, सरकार चाहे किसी की भी हो। लेकिन हां, इस बारे में यह कहना अपने आप में यहां पर मौजूद है कि मोदी सरकार इस पूरे मामले पर ठोस और निर्णायक काम कर रही है, जिसके वजह से बेरोजगारी बड़े पैमाने पर कम हो सकती है। इसके आसार दिखाई दे रहे हैं।
आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो इसलिए क्योंकि आज हमारे देश की आबादी 140 करोड़ या उससे भी कहीं ज्यादा की है। क्या आप सोच सकते हैं कि जब हम चीन से भी ज्यादा आबादी वाले देश हैं तो हमारे देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जरा सोचिए आप साहब। एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। हमारे देश में पारंपरिक जो ऊर्जा का स्रोत है उसके 4 पहलू हैं। कोयला यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। अगर आप थर्मल पावर प्लांट्स और कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स की बात करते हैं, इससे आप पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे देश में अगर आप मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट देखें तो 20 टॉप 20 पोल्यूटेड शहरों में से 18 शहर भारत के हैं। ये चिंताजनक स्थिति है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत की तरफ आने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम थर्मल पावर प्लांट्स पर निर्भर नहीं कर सकते। तो अब आ जाइए हम किस पर निर्भर करें, किस पर विकास करना चाहिए? हमें आधार बनाना चाहिए विंड और सोलर एनर्जी। लेकिन ये दोनों सेक्टर्स जिस टेक्नोलॉजी पर चलते हैं, सोलर सेल और विंड टर्बाइंस, इसका सबसे बड़ा निर्माता है चीन। वहां से अगर हम इसका आयात करते हैं तो हम एक ऐसे देश को मुनाफा पहुंचा रहे हैं जो भारत के हितों को लगातार नुकसान पहुंचाता है। क्या हमें ऐसा करना चाहिए साहब? बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से हमारे दुश्मन की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो यानी कि हम सोलर और विंड एनर्जी पर भी बहुत जोर नहीं दे सकते। तो हमारे पास क्या लक्ष्य बचता है? भविष्य के भारत के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है हाइड्रोजन मिशन। मोदी सरकार ने इसे अपना लक्ष्य बनाया है और यह अपने आप में बहुत कारगर फैसला है। 2030 तक 10 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है। भारत सरकार चाहती है कि हाइड्रोजन का प्रयास जल्द से जल्द हो और हम 2070 तक ग्रीन एनर्जी की से अपनी पूरी मांग ही ना करें बल्कि हम एक्सपोर्टर भी बने। इसलिए भारत सरकार ने हाइड्रोजन प्लांट्स में ज्यादा पैसा निवेश करने के लिए 20,000 करोड़ का निवेश रखा है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण पहलू आपके सामने रख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने बीते 8 सालों में सोशल सेक्टर में भारत सरकार ने जो काम किया है वो अभूतपूर्व है। चाहे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करें, देश की उज्ज्वला स्कीम की बात करें, शौचालय की संख्या बढ़ाने की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना में ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश करने की बात करें, किसान समृद्धि योजना की बात करें, मुद्रा लोन योजनाओं की बात करें, ये तमाम योजनाएं आज लोगों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही हैं। यानी कि तमाम फायदे लोगों को पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से सोशल सेक्टर स्पेंडिंग की वजह से आज हेल्थ पर यानी कि स्वास्थ्य पर भारत सरकार के बजट का 2% खर्च हो रहा है, जो कि 2013-14 के मुकाबले तकरीबन 50% ज्यादा है। यह बताता है कि आज हमारा फोकस किस तरफ है। हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ युवा नौजवान भारत आगे बढ़े जो कि ग्रीन भारत को लेकर आगे बढ़ रहा है और मोदी सरकार का विजन यही है। अब आप अगर इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इसे एक चुनावी बजट बनाता जरूर है, लेकिन एक चुनावी साल में सरकार से आप उम्मीद क्या करते हैं? मोदी सरकार ने एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट को सामने रखा है। मोदी सरकार ने एक ग्रीन बजट को सामने रखा है। आम आदमी की जेब में पैसे डालने की कोशिश की गई है। अब सवाल यह उठता है कि इन तमाम कोशिशों से वोट कितने मिलते हैं? ऐसा लगता है कि चूंकि सरकार ने यह तय कर लिया है कि अंत्योदय स्कीम को और बढ़ाया जाएगा, अगले 1 साल तक मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है यह वोट में भी तब्दील होगा और मोदी सरकार को इसका जबरदस्त फायदा भी मिलेगा। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उम्मीद है इन मोटी बातों से बजट की बारीकियों को समझना आपके लिए आसान होगा। धन्यवाद।